Hello everyone, welcome back to the official YouTube channel of Filmbotics, Academy of Future Education। आज हम लोग टिंकरकैड में डिजाइनिंग कैसे होती है, 3D मॉडलिंग कैसे होती है, उसके बेसिक के बारे में सीखेंगे। So myself Anmol Verma, a mechanical engineer and a CAD designer. I will teach you 3D modeling and CAD softwares. So before starting today's session, let us recap what we learned in the first session. तो पहले सेशन में हमने क्या क्या चीज़ सीखी थी। सबसे पहले हमने देखा था कि 3D CAD क्या होता है। तो हमने क्या देखा था कि 3D CAD या फिर CAD कोई होता है कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को डिजिटली बना सकते हैं 3 डायमेंशंस के अंदर। किसी भी प्रोडक्ट को फिजिकली बनाने से पहले उसे एक बार CAD सॉफ्टवेयर में बना के उसकी टेस्टिंग और चेक वगैरह कर ली जाती हैं सारी चीज़ें पहले। ये हर एक मॉडर्न मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का फाउंडेशन होता है CAD सॉफ्टवेयर्स। मैटर क्यों करता है? क्योंकि 95% मैन्युफैक्चरर्स कैड यूज़ करते हैं। हर एक प्रोडक्ट जो अपने आसपास आप देख सकते हैं वो सब कैड डिज़ाइन पहले किया जाता है, चाहे वो वाटर बॉटल हो, फ़ोन केस हो, आपका लैपटॉप, मोबाइल कुछ भी हो, हर एक चीज़ को पहले कैड सॉफ्टवेयर्स में डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसके बाद उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए भेजा जाता है। कैरियर स्कोप मैंने बताया था, बिगनर्स के लिए 3 to 15 LPA से स्टार्टिंग होती है इंडिया में। फ्रीलांस ग्लोबली कर सकते हैं आप लोग, फ्रीलांसेस के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं कैड में। और हर एक इंडस्ट्री में कैड का रोल ज़रूर होता है, ऑटोमोटिव हो, चाहे वो मेडिकल हो, एरोस्पेस हो, गेमिंग हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं बस, लेकिन कैड जो है वो हर एक इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हमने 1D 2D और 3D के बारे में देखा था कि 1D 2D 3D क्या क्या होता है, क्योंकि हमें पता है हर एक चीज़ डिज़ाइन में डायमेंशंस में एग्जिस्ट करती है। डायमेंशन मैंने बताया था, डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। तो 1D 2D 3D समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले आपको, तब आप समझ पाएंगे इंजीनियर की तरह स्पेशली कैसे सोचा जाता है चीज़ों को कैड सॉफ्टवेयर्स के अंदर। सो देखते हैं आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग टिंकरकैड, एक ब्राउज़र बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, उसके बेसिक सीखेंगे। उसमें होल करना, ग्रुपिंग करना, वो चीज़ें सीखेंगे। नेविगेट कैसे करते हैं टिंकरकैड में, ये चीज़ें देखेंगे। शेप्स को प्लेस और रिसाइज कैसे करते हैं। फिर एक पेंसिल होल्डर में बना के दिखाऊंगा यही सेशन के अंदर, और सेशन 3 के लिए बताएंगे कि हम लोग क्या चीज़ें करने वाले हैं सेशन 3 में। वो सारी चीज़ें सेशन 3 में दिखाएंगे। बाकी आज के लिए एक पेंसिल होल्डर बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, और वो चीज़ आप लोग खुद से भी ट्राई करेंगे। So let me introduce you all to Tinkercad. Tinkercad is a free browser-based software made by Autodesk, used by millions of students and makers worldwide. तो बेसिकली क्या है, टिंकर जितने भी कैड सॉफ्टवेयर होते हैं मोस्टली होते हैं डाउनलोड करके अपने सिस्टम में चलाए जाते हैं, बट टिंकर कैड है जो ब्राउज़र बेस्ड है, यानी कि आप किसी भी ब्राउज़र में इसे ओपन करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी डिवाइस पे, चाहे वो टैबलेट हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर, किसी भी चीज़ के डिवाइस में ओपन करके डायरेक्ट उसकी वेबसाइट से आप चला सकते हैं टिंकरकैड को। टिंकरकैड बिगनर्स के लिए क्यों सबसे प्रेफर किया जाता है? क्योंकि कोई इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, हर एक ब्राउज़र में चलता है, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, कमांड्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। पहली बार जैसे कैड में आ रहे हैं तो कमांड्स लगते हैं कैड में, तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी टिंकरकैड में, तो बिगनर्स के लिए बहुत सही है। फ्री होता है पूरी तरह से, एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं फाइल्स को आप, क्योंकि केवल ऐसा नहीं है बिगनर्स के लिए, ये जस्ट इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं प्रॉपरली। इसमें से 3D प्रिंटिंग फाइल डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो जाती है, STL फाइल जिसको बोलते हैं, वो फाइल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी मॉडल आप बनाए STL में एक्सपोर्ट कर लें, फिर उसे 3D प्रिंट कर सकते हैं, और गूगल से डायरेक्ट साइन इन हो जाता है। केवल 2 मिनट के अंदर आप डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई अकाउंट ज़्यादा क्रिएट करने की कुछ मेहनत नहीं करनी है। फ्री होता है, 0 इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है, और 2 मिनट में तुम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टिंकरकैड वर्कस्पेस के बारे में समझते हैं कि कैसे होता है, इसके बेसिक्स देखते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है टिंकरकैड में और कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वर्क प्लेन। जो ब्लू ग्रिड सबसे सेंटर में दिखती है उसे 3D, वही हमारा, उसे हम वर्क प्लेन बोलते हैं। यही हमारा मेन 3D डिजाइनिंग सरफेस है, इसी के ऊपर हम लोग सब चीज़ें बनाते हैं। अभी मैं एक एक करके सारी चीज़ें टिंकरकैड में दिखाता भी जाऊंगा। सारे ऑब्जेक्ट्स इसी प्लेन पे रखे जाते हैं इनिशियली,
और इसको वर्क टेबल की तरह समझ सकते हो। थिंक ऑफ इट एज योर टेबल, मतलब जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो इसे आप अपने घर के टेबल की तरह समझ सकते हो वर्क प्लेन को। ये रहा टिंकर कैड का आपका सॉफ्टवेयर, ऐसा यूआई होता है टिंकर कैड में। इसमें ऐसे देख सकते हैं ब्लू प्रिंट जो नीचे दिख रही है आपको आपके सामने, ये आपकी वर्क प्लेन है। इसको आप अपना टेबल की तरह समझ सकते हैं कि इसके ऊपर सारा काम करना है आपको। फिर इसके बाद देखते हैं शेप पैनल। राइट साइड में शेप पैनल होता है इधर में। यहाँ पे आपके सारे शेप्स होते हैं, जो जो शेप्स आपको बनाने हैं वो सब यहाँ पे दिखते हैं कि यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकते हैं वर्क प्लेन पे कोई भी शेप जो आपको ड्रॉ करना है। इसके अंदर क्या रहते हैं, प्री मेड शेप्स रहते हैं, बॉक्स, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, और साथ में स्केच करके ड्रॉ करने के लिए मैनुअली जैसे ड्रॉ करना हो तो वो शेप्स भी होते हैं इसके अंदर। माउस नेविगेशन बता देता हूँ क्या क्या होता है। देखिए ये रहा, जैसे ये शेप पैनल है राइट साइड में, इसके अंदर प्री मेड शेप्स हैं ऑलरेडी। जैसे आप एक बॉक्स हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, कोन, पिरामिड, ऐसे कई सारे यहाँ पे बने हुए हैं पहले से। और ये आपका मेन कैनवस जिसे बोलते हैं, ये आपका मेन कैनवस है, यानी कि जिस चीज़ पे हमें काम करना है। तो अब एक बार दिखा देता हूँ इसमें कंट्रोल कैसे होता है। तो सबसे पहले माउस से, अगर जैसे आप लोग लैपटॉप में चला रहे हैं, कंप्यूटर में चला रहे हैं, तो आपके पास 3 कंट्रोल आएंगे, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और माउस व्हील। और अगर आप मोबाइल में चला रहे हैं तो नॉर्मल, जैसे कोई भी इमेजेस या एडिट कर रहे होते हैं तो उसमें जैसे जूम इन जूम आउट होता है, वैसे ही नॉर्मल जूम इन जूम आउट इस ब्राउज़र पे भी होगा, इस वेबसाइट पे भी होगा। तो अब जैसे पहले मैं बताता हूँ लैपटॉप के लिए या फिर कंप्यूटर्स के लिए। तो उसमें क्या है, कर्सर से आप लेफ्ट क्लिक जब करेंगे अपने माउस से, तो कर्सर जहाँ भी होगा उस जगह से ऐसे बॉक्स बन के आएगा। ये आपका सेलेक्ट करने के लिए बॉक्स होता है, इससे आप चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो राइट क्लिक वाला बटन होता है उसको होल्ड करेंगे तो ये वर्क प्लेन को घुमा सकते हैं, यानी कि चारों तरफ इसमें घूम सकते हैं अपने डायरेक्शन के हिसाब से, किधर तरफ से देखना है आपको वर्क प्लेन को। और अगर आप माउस व्हील वाला बटन दबाएंगे, माउस व्हील जैसे रोटेट करती है आगे पीछे, तो उससे जूम इन जूम आउट होता है। और माउस व्हील के अंदर एक बटन भी होता है, अगर आप उसको ध्यान से प्रेस करें तो एक बटन होता है उसके अंदर, उसको होल्ड करके आप वर्क प्लेन को इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट, राइट से रोटेट, माउस क्लिक से मूव। माउस व्हील को, माउस व्हील के क्लिक से रोटेट है, और माउस व्हील को अगर स्क्रॉल करें तो उससे जूम इन जूम आउट है। ठीक है, ये हो गए हमारे नॉर्मल कंट्रोल सारे। इसके अलावा जैसे जो लोग मोबाइल में चला रहे हैं उनको ये सब चीज़ें करने में दिक्कत होगी, तो उसके लिए ये यहाँ पे साइड में ये दिया हुआ है कंट्रोल करने के लिए। आप इसको रोटेट करेंगे तो आपका रोटेट होगा वर्क प्लेन, पर जूम इन जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं। जिस भी चीज़ को सेलेक्ट कर रखे होंगे उसके ऊपर फोकस करने के लिए ये बटन है, और होम बटन दबा देंगे तो वापस से डिफॉल्ट वाले व्यू पे आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया ये बेसिक कंट्रोल कैसे चलाते हैं। तो ये मैंने माउस नेविगेशन बता दिया। इसके बाद रूलर्स और डायमेंशन होती हैं। किसी भी शेप पे क्लिक करें तो उसमें कुछ हैंडल्स बन के आते हैं, कुछ रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स बन के आते हैं, उससे उसको ड्रैग करके या फिर उसकी मदद से रिसाइज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ये भी दिखाता हूँ कैसे होता है। फिर इसके बाद होल फीचर होता है, किसी भी शेप को होल बना सकते हैं उस शेप पे क्लिक करके, और फिर उसमें प्रॉपर्टीज में उसको होल में कन्वर्ट करके, या ऑलरेडी शेप पैनल पे यहाँ पे हर एक शेप का होल वाला भी हिस्सा होता है उसका, मतलब होल वाला काउंटर पार्ट भी होता है वहां पे साथ में। तो या तो वहां से ड्रैग करके ले आए या फिर नॉर्मल शेप लाने के बाद उसको प्रॉपर्टीज टैब से होल में कन्वर्ट कर दें, तो ऐसे भी हो सकता है। फिर इसके बाद ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग देखेंगे अभी, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल शेप्स को सेलेक्ट करके उसे ग्रुप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, चीज़ों को कंबाइन, सब्ट्रैक्ट या फिर आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले रूलर, जो मैंने बताया रूलर और डायमेंशंस, रूलर को लाने के लिए आर क्लिक करते हैं, उससे यहाँ पे ये रूलर आ जाएगी। रूलर बेसिकली क्या रहता है, ऐसे कहीं पे भी रख सकते हैं। उसके बाद सारी डायमेंशंस इसके अबाउट मेजर की जा सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे सेंटर पे रख देता हूँ, तो ये हमारी डायमेंशंस और सारी चीज़ें अभी मेजर करेगा एक तरह से, जैसे मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्राफ के बारे में।
तो ऐसे एक ग्राफ अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है, एक्स वाई एक्सेस उसकी बना दी है इसने, उसके हिसाब से पोजीशन बताएगा जो भी मैं चीजें बनाऊंगा उसकी। तो अब जैसे कुछ चीजें बना के देखते हैं सबसे पहले। उनको हम होल में कन्वर्ट करना देखेंगे और ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे जैसे शेप पैनल है, इसमें बेसिक शेप्स हैं, ये सारे शेप्स हैं और ये सारे उसके होल वाले काउंटर पार्ट्स हैं जैसे मैंने बताया था अभी। और अब जैसे मैं यहाँ से अगर मुझे चीजें बनानी है तो यहाँ से होल्ड करके ड्रैग करके लाऊंगा, ऐसे ड्रॉप कर दूंगा वर्क प्लेन पे। देखो इसे सेलेक्ट करने पे वे सारी इसकी लोकेशन बता रहा है, रूलर क्योंकि मैंने लगा रखा है, और इसकी सारी डायमेंशन बता रहा है कि 20 इसकी विड्थ है, 20 लेंथ है, 20 हाइट है। तो ये हमारा हो गया एक शेप लाना। अब अगर जैसे इसे मुझे होल में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस पार्ट को completely एक कटआउट बनाना है, तो सॉलिड की जगह पे होल पे कर दूंगा तो ये होल बन जाएगा। अभी ये होल को यूज कैसे करते हैं वो भी हम दिखाएंगे। इसके बाद अब जैसे चीज़ों को अगर मुझे कंबाइन करना है, तो जैसे मैं ये लाया सिलेंडर, मैंने इसके अंदर रख दिया थोड़ा सा, अब इसे मूव करके, अब मुझे जैसे इन दोनों को कंबाइन करना है ऐसे ही, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट क्लिक से ऐसे बताया था सेलेक्ट करते हैं, तो लेफ्ट क्लिक से ऐसे करके दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर दी। अब यहाँ पे जाएंगे हम ऊपर, इसमें यहाँ पे बंडल ग्रुप और यूनियन और अनग्रुप का ऑप्शन है। तो इसको मैं एक एक करके बताता हूँ कि इनसे क्या होता है। तो जैसे बंडल ग्रुप में अगर हम आएंगे, तो अब इसके अंदर यहाँ पे जो दो ऑप्शन होते हैं वो वापस यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं। तो इसमें देखो है कौन कौन से ऑप्शन, बंडल, यूनियन या फिर इंटरसेक्ट। देखो अब इसमें होता क्या क्या है। बंडल करते हैं, दोनों पार्ट्स अपने इंडिविजुअल रहेंगे, यानी कि दोनों चीजें जो शेप हम लाए हैं वो खुद रहेंगे जरूर उसी में। बस केवल एक चीज होगी, जैसे मैं अभी बंडल कर दिया तो दिखाता हूँ। जैसे अभी भी दिख रहा है कि हाँ सब कुछ सेम ही दिख रहा है, दिखने में कुछ फर्क नहीं पड़ा कि हाँ ये सिलेंडर यहाँ पे मैंने बनाया था, थोड़ा सा इसके ओवरलैप कर दिया तो अजीब सा दिख रहा है, और एक हमारा बॉक्स रखा हुआ है। लेकिन बस इतना फर्क पड़ा है कि अब मैं एक को खिसकाऊंगा तो दूसरा अपने आप खिसकेगा। बंडल करने पे बेसिकली क्या होता है आप समझ सकते हैं ऐसे, कि उसने इन दोनों चीजों को आपस में बांध दिया है। अब अगर मैं एक को कहीं भी खिसकाऊंगा तो दूसरा अपने आप उसके साथ साथ में खिसकेगा। इसको हम लोग जब एक बार बंडल कर दिए फिर अलग करना है, तो यहाँ पे आके अनग्रुप पे कर सकते हैं। अब ये दोनों अलग हो चुके हैं। अब देखो जैसे ये बंडल बता दिया मैंने, अब इसमें यूनियन बताता हूँ और सबट्रैक्ट बताता हूँ क्या है। तो अब यहाँ पे देखो जैसे दो ऑप्शन और हैं, यूनियन और इंटरसेक्ट। यूनियन और इंटरसेक्ट अगर अभी तक पढ़ा होगा आप लोगों ने तो आप लोग समझ गए होंगे ऑलरेडी क्या है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ कि यूनियन और इंटरसेक्शन ये दो टर्म्स होते हैं, कई जगह रिपीट होते रहेंगे। यूनियन का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ना, और ऐसे जोड़ना कि जो चीज उनमें कॉमन है वो चीज को केवल एक बार रखा जाए। इसका मतलब देखो ये है कि जैसे ये क्यूब है और ये सिलेंडर है, अब इसमें कॉमन कितना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, और ये हिस्सा दो बार आ रहा है। एक बार क्यूब की वजह से यहाँ पे कुछ क्रिएट हो रहा है, और एक बार सिलेंडर की वजह से यहाँ पे कुछ क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे दो बार से क्रिएट हो रहा है सॉलिड बॉडी। तो उस वजह से यहाँ पे देखो ग्लिच होते हुए भी दिख रहा है। तो यूनियन करते हैं तो बेसिकली क्या करता है, ये दो बार करने की जगह पे एक बार करता है केवल। कैसे, जैसे मैंने बंडल कर दिया तो यूनियन कर दिया, तो ये देखो जोड़ दिया है, और केवल एक बार रखा उसके अंदर जो डबल डबल हो रहा था। अब इसमें देखो एक बेसिक डिफरेंस आता है कि बंडल में क्या था कि दोनों इंडिविजुअल पार्ट्स थे, अलग अलग पार्ट्स थे, अलग अलग शेप्स थे। लेकिन जब मैंने यूनियन कर दिया तो अब ये पूरा एक शेप बन चुका है, भले ही साथ में मूव कर रहा है एकदम सेम जैसे बंडल में कर रहा था, लेकिन अब ये पूरा एक पार्ट बन चुका है, पूरा एक शेप बन चुका है। और यहीं अगर मैं इंटरसेक्ट की बात करूं तो केवल वो कॉमन वाला पार्ट बचाएगा ये। तो बंडल में क्या होता है, दोनों रहेंगे, बस दोनों को ज्वाइन कर दिया। यूनियन में दोनों रहेंगे लेकिन कॉमन वाली चीजों को केवल एक बार रखा जाएगा, और इंटरसेक्ट में केवल कॉमन वाली चीजों को रखा जाएगा। तो ये हमारे अलग अलग तरह के ग्रुप करने के तरीके हो गए। और इसे सिंपली अनग्रुप करना होता है तो यहीं पे इसके बगल में ये अनग्रुप का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्रुपिंग करना और अनग्रुपिंग करना। इसके बाद जैसे अब कुछ और कंट्रोल्स बता देता हूँ।
यहाँ पे ऊपर साइड में देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे कॉपी, पेस्ट, डुप्लीकेट, डिलीट, अंडू और रीडू का ऑप्शन है। इससे बेसिकली नाम से ही समझ गए होंगे सब। अंडू से क्या होता है, जो चीजें मैंने की वो वापस से बैक कर देता है, मतलब जो मैंने लास्ट कमांड किया उसको अंडू कर देता है। और रीडू से क्या होता है, वापस से एक स्टेप आगे आ जाता है, मतलब एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे, अंडू और रीडू। कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, मैं जैसे कोई चीज को कॉपी कर लूँ और फिर उसे पेस्ट कर दूँ तो दोबारा क्रिएट हो जाएगा। डिलीट से आपका वो चीज़ हट जाती है। और डुप्लीकेट से क्या होता है, सेम लोकेशन पे कॉपी पेस्ट हो जाता है, मतलब कॉपी और पेस्ट एक बार में और सेम लोकेशन पे। जैसे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ तो कॉपी हुआ पहले, फिर पेस्ट किया तो उसके बगल में थोड़ा खिसक के हुआ। लेकिन डुप्लीकेट में क्या है, उसी जगह पे डुप्लीकेट कर दिया। जैसे मैंने डुप्लीकेट किया तो कुछ फर्क नहीं पता चला, लेकिन मैं अगर इसको मूव करूँ तो मुझे दिखेगा वहां पे एक और क्रिएट हो चुका है। जैसे देखो यहाँ पे एक है, मैंने डुप्लीकेट किया, सब कुछ सेम ही लग रहा है, लेकिन मैं इसको हटाऊंगा तो देखूंगा उस जगह पे एक और क्रिएट हो गया है। इसके बाद जैसे इधर साइड में मैंने यूनियन और ग्रुपिंग वाले बता दिए। ये आप लोग का मिरर है, ये क्रूज करना है, यानी कि चीज़ों को मूव करने के लिए यूज होता है। अगर मुझे किसी चीज़ को किसी सरफेस के ऊपर रखना है तो वो, ये मेजर होता है चीज़ों को मेजर करने के लिए। ये होता है वर्क प्लेन अलग से, अगर जैसे कोई चीज़ हवा में है या फिर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर बन रही है तो वहाँ की अलग से वर्क प्लेन चाहिए, तो उसके लिए शेप वर्क प्लेन होता है। और ये होता है ड्रॉप टू वर्क प्लेन, कि अगर जैसे मैं कुछ बना रहा हूँ और वो थोड़ा सा ऊपर चला गया है, उसे मुझे वापस वर्क प्लेन के ऊपर रखना है, तो ड्रॉप टू वर्क प्लेन ऐसे करूंगा मैं, तो ये वापस वर्क प्लेन के ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक कंट्रोल और सब कुछ हो गया कैसे होता है टिंकरकैड में। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स या शेप्स को रीशेप कैसे, रीसाइज कैसे करते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले टिंकरकैड में जाएंगे। अब जैसे एक बार मैं आप लोग को साइनिंग भी दिखा देता हूँ टिंकरकैड में कैसे होता है। तो जैसे आप अपने ब्राउजर पे टिंकरकैड सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ये आता है tinkercad.com। इसमें ओपन करेंगे। ओपन करते ही ये वाला पेज आपके में नहीं आएगा, आपके में मैं लॉग आउट कर देता हूँ। हाँ, आपके में जैसे ही ओपन करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होके आएगा ऐसे, टिंकरकैड ऑटोडेस्क। इसमें आपको सिंपली साइन अप पे जाना है, क्रिएट ए पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करना है और साइन इन विद गूगल कर देना है। तो यहाँ पे साइन अप विद ईमेल कर सकते हैं, लेकिन साइन इन विद गूगल ज़्यादा इजी रहेगा। तो साइन इन विद गूगल कर देंगे सिंपली, तो आपका अकाउंट पूछेगा और फिर वो अकाउंट सेलेक्ट करके आप लॉग इन कर सकते हैं। लॉगिन करते ही ये ऐसे पेज खुल के आएगा। बस ये सब ऐसे जैसे मैं बना रखा हूँ चीज़ें तो ये मेरे में दिखा रहा है। आपके में ये सब चीज़ें नहीं दिखाएगा, बस सिंपली 3D डिज़ाइन सर्किट ये सब लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, इधर क्रिएट पे आना है और क्रिएट 3D डिज़ाइन डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्रिएट 3D डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐसे एक न्यू कैनवस खुल के आ जाएगा। तो ये हो गया आपका टिंकरकैड। ओपन कैसे करते हैं, एक ब्लैंक वर्क पेन हमने ओपन कर लिया। अब क्या करते हैं, एक एक करके स्टेप पहले बता देता हूँ, फिर उसे रेप्लिकेट करके दिखाऊंगा टिंकरकैड में कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे शेप पैनल से, वर्क प्लेन पे लाके उसे रख लेंगे। 3D बॉक्स आ जाएगा वर्क प्लेन पे हमारा। उसे फिर रिसाइज करेंगे, रिसाइज दिखाऊंगा कैसे होता है। या फिर रिसाइज कर सकते हैं हैंडल्स को ड्रैग करके या फिर डायमेंशन पे क्लिक करके उसके डायमेंशन डाल के। हमें 80x50x80 का बॉक्स बनाना है, इसे हम अभी बनाएंगे। इसे हम रोटेट भी कर सकते हैं, पोजीशन भी कर सकते हैं, कैसे होता है वो चीज़ें भी दिखाता हूँ। और फिर सेकंड शेप ऐड करेंगे सिलेंडर, उसे रिसाइज करेंगे 20 और 60। फिर उसे भी बॉक्स के ऊपर रख देंगे उसे। और फिर ये हमें कंट्रोल्स कैसे उसे देख सकते हैं वो चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स एक एक करके रेप्लिकेट करके दिखाता हूँ टिंकरकैड में। ये चीज़ आप लोग भी साथ साथ में मेरे करते रहिए। तो ये जो हमने ऑलरेडी बनाया था इसे पहले सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब एक फ्रेश वर्क प्लेन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्यूब शेप लाए हम, यहाँ पे हमने रख दिया। अब देखो इसे रिसाइज या फिर हमें अपने हिसाब से चेंज करना होता है तो कैसे करते हैं। उसके लिए दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड क्या,
कि ये जो यहाँ पे ये बने हुए हैं स्क्वायर्स छोटे छोटे से, ये कंट्रोल हैंडल्स हैं। इसे आप अगर क्लिक करके ड्रैग करें तो साइज आपका चेंज होगा, जो भी शेप रहेगा उसका। इस वाले जो नीचे चार होते हैं, इनसे आपका लेंथ और ब्रेथ कंट्रोल होता है। अगर एक इंडिविजुअल साइड वाला लेंगे तो इससे एक साइड की लेंथ या ब्रेथ कंट्रोल होगी, और इससे दोनों एक बार में होते हैं। और ये ऊपर जो हैंडल दिया हुआ है, इससे आप लोग इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो एक छोटा सा कोन दिया हुआ है, इससे इसकी ये मेजर कर सकते हैं कितने लेवल पे रहेगा। यानी कि इससे इसकी हाइट मेजर होती है, वर्क प्लेन से कितना ऊपर रहेगा, और इस वाले से इसकी बॉक्स की हाइट, इंडिविजुअल बॉक्स की हाइट में चेंज होती है। तो इसे हम अनडू कर देते हैं, ये हमने रैंडमली किया था। अब इसमें दूसरा तरीका क्या है, ये तो हमने हैंडल से कर दिया। दूसरा है ये जो डायमेंशंस वाले नंबर्स लिखे हुए हैं, इस पे हम क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं। इस पे ऐसे मैं क्लिक करूंगा तो ये बॉक्स ओपन हो गया। अब मैं इसमें जो वैल्यूज चाहूँ वो वैल्यू डाल सकता हूँ। तो इसमें हम डाल देते हैं 50 mm हाइट। में से मुझे कैसे पता चल रहा है? के लिए देखो, यहाँ पे नीचे आओ तो यहाँ पे सेटिंग्स लिखा हुआ है। इसमें यहाँ पे आओगे तो यूनिट्स यहाँ पे दिखा रहा है कौन सी सेलेक्ट है और किस में लगा हुआ है, यानी कि 1:1 मिलीमीटर्स में लगा हुआ है और मेट्रिक सिस्टम में लगा हुआ है। ये सारी सेटिंग्स इसमें लिखी हुई है। तो 50 मैंने लगा दिया हाइट इसकी, 80 विड्थ और 80 डेप्थ, या फिर लेंथ और विड्थ मैंने 80 कर दी और 50 इसकी हाइट कर दी। ये हमारा हो गया बॉक्स कंप्लीट। अब इसके ऊपर एक रेक्टेंगल लाते हैं, ये रहा हमारा रेक्टेंगल। अब इससे देखें दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पे वर्क प्लेन पे बना दूं और फिर इसे लाके ऊपर रखूं, या फिर इसके ऊपर मैं डायरेक्टली लाके ऐसे इसके ऊपर ही रख दूं तो इसके ऊपर ही बनेगा। तो अभी मैं नीचे पर बनाता हूँ और फिर इसकी मदद से मैं क्रूज वाला ऑप्शन भी दिखा दूंगा। जैसे अभी हमने बॉक्स की डायमेंशन एडिट की, वैसे ही इसकी भी डायमेंशन एडिट करके जितना मुझे चाहिए उतना कर देते हैं। मुझे इसमें चाहिए था 20 mm डायमीटर और 60 mm हाइट। तो 20 mm डायमीटर सही है इसकी ऑलरेडी, रहने देते हैं, और 60 mm हाइट कर देते हैं। ये मैंने 60 mm हाइट कर दी इसकी। अब देखो, मैं इसका क्रूज की मदद से इसको दिखाता हूँ कि इसको मैं इसके ऊपर कैसे रखूंगा। तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, क्रूज ओपन किया। देखो यहाँ पे एक सर्कल बन के आ चुका है पॉइंटर, ये मैं कंट्रोल करने के लिए है। उससे क्या होता है, अब मैं इसको शेप्स के ऊपर चला सकता हूँ। कि देखो, अगर मैंने क्रूज ओपन नहीं किया, नॉर्मली सेलेक्ट किया, अब इसको मूव करूंगा तो ये इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन मुझे इसके ऊपर रखना है। तो उसके लिए या तो मैं इससे मैनुअली करूँ तो उसमें गलती हो सकती है, या फिर यहाँ पे वैल्यू डालूँ तो उससे टाइम लगेगा। तो इतनी मेहनत नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, क्रूज सेलेक्ट किया, ये पॉइंटर आ गया मेरा। अब मैं इसको मूव करूंगा तो देखो इसके अंदर नहीं जाएगा, ये इसके साथ में मूव करेगा। यानी कि जिस सरफेस पे जहां जहां लेके जाऊंगा वहां पे जो सरफेस अवेलेबल है उसके हिसाब से मूव करेगा ये। तो मैंने ये लाके यहाँ पे रख दिया। अब देखो, जो यहाँ पे जैसे एक प्लेन अभी दिखी थी आपको, वो है हमारी शेप वर्क। मैंने इसको ओपन करूंगा तो ये देखो दिख रही है इस इंडिविजुअल शेप की, जो अलग से वर्क प्लेन है जिस जगह पे बना हुआ है, वहां पे इसकी एक अलग से प्लेन दिखा रहा है हमें। तो ये हमारा हो गया थोड़ा बहुत कंट्रोल्स, कैसे चीजें बनाते हैं, रिसाइज करते हैं, और मूव वगैरह कैसे करते हैं। इसके अलावा मूव करने का जैसे मैंने बता ही दिया, ऐसे मूव कर सकते हैं आप। और अगर आपका रूलर ऑन है तो फिर साथ में ये वाले डायमेंशन बॉक्स भी आएंगे, इसमें आप वैल्यू एंटर करके उसके हिसाब से मूव कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे मैनुअली हाथ से मूव कर सकते हैं, सेलेक्ट करके, होल्ड करके। इसके अलावा इसमें रोटेट का ऑप्शन होता है। रोटेट कैसे यूज करते हैं, जैसे हमारे हैंडल बार्स हैं, उसके साथ में ये देखो तीन, जैसे मैं सिलेंडर को थोड़ा अलग कर देता हूँ तो बेटर दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, नीचे कंट्रोल हैंडल्स हैं लेंथ वाले, उसके साथ ये तीन कर्व्ड आपको ऐसे दिख रहे हैं, ये है रोटेट करने के लिए इसकी तीन एक्सिस के अबाउट। जैसे मुझे कोई भी पार्ट को घुमाना है तो मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा, इस डायरेक्शन में मान लो मुझे 45 डिग्री घुमाना है, तो ऐसे किया तो 45 डिग्री इधर को घूम गया। जैसे इधर को घुमाना है तो इधर वाला सेलेक्ट किया, 45 डिग्री इधर घूम गया, ये ऐसे हो गया। जैसे वैसे ही इस साइड में भी 45 डिग्री इधर को अगर घुमाना है मुझे,
तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ 45 सेलेक्ट कर दिया, तो इधर को घूम गया, ये रहा ऐसे। तो ये हमारा हो गया कंट्रोल्स रोटेट वाले। जैसे ये यहाँ पे अभी दिया हुआ है, ये वाली एक्सिस के अबाउट मुझे 45 घुमाना है, ये ऐसे घूम गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सबको। ये हमारा रिसाइजिंग रिसाइजिंग और इसे इधर से उधर मूव करना, रोटेट करना, ये सब कुछ बेसिक कंट्रोल्स हो गए सारे। अब दिखाता हूँ मैं जैसे सबसे इम्पोर्टेंट मूव या सबसे मोस्ट यूज्ड मूव है होल करने का, वो कैसे होता है टिंकरकैड में। टिंकरकैड में सबसे ज़्यादा यह यूज़ किया जाता है होल्स बनाने का, जो किसी भी शेप को हम किसी भी शेप के अंदर काट सकते हैं। इसकी वजह से हम लोग कई अलग अलग तरह की चीज़ें बना सकते हैं। इसके लिए देखो 5 स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं दिखाता हूँ इसे डायरेक्टली वहाँ पे करके कैसे होता है। तो जैसे यही वाला शेप है हमारा, इसी के ऊपर काम करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसको सिंपली क्या किया, ड्रॉप टू वर्क प्लेन कर दिया। देखो ऐसे जैसे मेरा शेप है, अब इसमें कुछ भी शेप्स हो सकते हैं, कोई भी शेप किसी भी शेप के अंदर कट आउट कर सकते हो आप लोग। तो मुझे जैसे मान लो इस बॉक्स के अंदर ये सिलेंडर कट आउट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो टैब है हमारा, इसमें से इसे सॉलिड से होल में कन्वर्ट कर दिया। अब इस होल को ड्रैग करके लेके गए इसके अंदर, जहां भी मुझे पोजीशन कर दूंगा जिस जगह पे कट आउट करना है। तो मान लो मुझे यहाँ पे कट आउट करना है, ये 20 है, यानी कि इतनी डिस्टेंस 10 होगी इसकी हाफ, मुझे इसके बीचों बीच में करना है, ये 80 का है, तो इसे मैं 30 पे रख दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके सेंटर पे। अब इसका मुझे मान लो कट आउट करना है इसके अंदर, तो अब क्या करूंगा, मैंने जैसे जो भी सॉलिड जो भी शेप को जिस शेप के अंदर कट आउट करना है, तो ओरिजिनल शेप को ऐसे ही रहने देंगे, फिर जो शेप कट करना है उसे प्रॉपर्टीज टैब से होल में कन्वर्ट कर देंगे, होल में। फिर दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके इसे यूनियन कर देंगे। यूनियन करते ही आपको दिखेगा इसका होल कट आउट हो चुका है पूरी तरह से, ये दिख रहा है। हर बार जितना बड़ा सिलेंडर था, जितना शेप एंड साइज का सिलेंडर था, वो शेप हमारा दूसरे शेप में से कट आउट हो चुका है। तो यही हमारा वर्क सेम स्टेप वर्क फ्लो है। कोई भी बॉक्स सेट कर दिया, या फिर जो शेप से हमें कट आउट करना है, ये हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया। फिर एक सिलेंडर लिया, या फिर जो भी शेप हमें सिलेंडर या फिर जो भी शेप हमें कट आउट करना है, वो हम ला के रख दिए बॉक्स के सरफेस पे या फिर सेंटर पे या जहाँ भी करना है। और फिर जिस शेप को कट आउट बनाना है उसे हम होल में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे हमने सिलेंडर का यूज किया है, और एक सी थ्रू शेप बन जाएगा शेप जैसे मैंने दिखाया था, और वो कलर चेंज हो गया उसका, बॉक्सेस चेकर्ड बॉक्स जैसे बन गया था। और फिर दोनों शेप को सेलेक्ट करके हम ग्रुप कर देंगे, तो हमारा होल कन्वर्ट हो जाएगा, सिलेंडर हमारा डिसअपेयर हो जाएगा, या फिर जो भी शेप को हम कट आउट कर रहे होंगे होल में होगा वो डिसअपेयर हो जाएगा और परफेक्ट होल बन जाएगा हमारे बॉक्स के अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने सिलेंडर लिया था, सिलेंडर की जगह पे अगर एक और स्क्वायर या एक और रेक्टेंगल बॉक्स ले लूंगा, उसे होल में कन्वर्ट कर दूंगा, तो स्क्वायर होल कट हो जाएगा। तो आइए अभी तक जितनी चीजें हमने सीखी हैं, इस सब का यूज करके एक पेंसिल होल्डर बनाते हैं। ये जितने स्टेप्स मैं बता रहा हूँ इसको साथ में फॉलो करते करते आप लोग भी यही सेम बना सकते हैं। ये चेकलिस्ट मैंने साथ में बना रखी है, इसको देख के आप एक एक स्टेप फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे डायमेंशन दे रखे हैं। तो आइए इसे टिंकरकैड में एक बार बना के देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो एक फ्रेश वर्क प्लेन के साथ स्टार्ट करेंगे और बनाते हैं इसे। सबसे पहले सिलेंडर लेके आएंगे एक शेप पैनल से, इसका साइज सेट कर देंगे 60 mm डायमीटर और 80 mm हाइट। इसके बाद एक और सिलेंडर लाएंगे, इसको प्रॉपर्टीज टैब से होल में कन्वर्ट कर देंगे, इसकी डायमेंशंस रख देंगे 50 mm डायमीटर और 82 mm हाइट। ये दोनों हमारे बन चुके हैं शेप्स। अब इसमें मुझे होल कट आउट करना है, लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें समझते हैं। इसमें हम लोग एक नए टूल का यूज करने वाले हैं, अलाइन टूल। बेसिकली अलाइन टूल क्या करता है, जैसे मैंने अभी लास्ट वाले शेप में कटआउट बनाया था, तो बॉक्स के अंदर जब सिलेंडर वाला कटआउट बनाया था तो मैनुअली
मैंने उसे प्लेस कर दिया था और डायरेक्शन उसकी जितनी डिस्टेंस थी जिस डायरेक्शन से उतना मैनुअली प्लेस करके कर दिया था। लेकिन अगर ये हर बार करेंगे तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा और इसको एफिशिएंटली करने का एक दूसरा मेथड है, तो हम लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ये दूसरा मेथड क्या है, अलाइन टूल का। तो दिखाता हूँ कैसे इसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसके लिए जिन चीज़ों को अलाइन करना है उनको सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ऊपर आएंगे, इसमें यहाँ पे अलाइन टूल है। अलाइन टूल ओपन करते ही यहाँ पे ऐसे ये कंट्रोल पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। तो इंडिविजुअल कंट्रोल पॉइंट्स लेके करते क्या है, इंडिविजुअल कंट्रोल पॉइंट्स हैं कि उस साइड से कितनी सरफेस या कितनी डिस्टेंस पे मैच करना है चीज़ों को। करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने इधर साइड से ये लेफ्ट वाला चूज कर दिया, तो दोनों चीज़ों के इसने लेफ्ट सरफेस को मैच कर दिया। इसके इधर चूज किया तो उधर वाली सरफेस को मैच कर दिया। जैसे इसके इस साइड चूज कर दिया तो इधर की सरफेस को, बीच वाला चूज किया तो इसके मिडिल पे कर दिया इस डायरेक्शन से। अब दोनों को वैसे ही मिडिल कर दूंगा तो दोनों डायरेक्शन से दोनों शेप एग्जैक्टली मिडिल में है एक दूसरे के। और वैसे ही हमारे हाइट्स वाले काम कर रहे हैं। अभी जैसे ये ऑलरेडी नीचे से एकदम कांटेक्ट में है दोनों, तो इसलिए नीचे वाला देखो ग्रेड आउट आ रहा है कंट्रोल बटन, और बाकी दोनों अवेलेबल है। क्योंकि ये क्या करेंगे, दोनों की हाइट को मिडिल में मैच कर देंगे, ये दोनों के टॉप सरफेस को मैच कर देंगे। जैसे मैंने किया तो देखो टॉप सरफेस मैच हो गई, ऐसे ही बॉटम सरफेस। सो बेसिकली अलाइन टूल का हम यूज करते हैं चीज़ों को सेंटर या साइड से मैच करना हो, किसी भी तरह से मैच करना हो सरफेसेस को, तो उसके लिए हम अलाइन टूल का यूज करते हैं। तो ये मैंने अलाइन टूल से कर दिया। लेकिन इसको यूनियन करने से पहले, ग्रुप करने से पहले, हम लोग एक चीज़ पे ध्यान देंगे। हम लोग बना रहे हैं पेंसिल होल्डर, तो ये अगर नीचे एकदम सरफेस से कांटेक्ट में रहेगा तो ये पूरा थ्रू आउट कट आउट कर देगा इसको। तो ये केवल एक ट्यूब बचेगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, नीचे साइड में थोड़ा सा बेस भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, होल को सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देंगे। वो चाहे ऐसे ट्रायंगल से कर सकते हैं या फिर इस बॉक्स से प्रॉपरली कर सकते हैं। तो हम इस बॉक्स को खोलेंगे और हम इसे 5 ऊपर मूव कर देंगे। हमने 5 ऊपर मूव कर दिया तो अब देखो ये नीचे कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा इसने थोड़ा सा गैप हो चुका है, जो इसकी प्लेन है और नीचे वाले, मतलब नीचे वाली सरफेस जो होल की है और जो सिलेंडर की सरफेस है उन दोनों के बीच में। क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यूनियन कर देंगे। यूनियन करते ही ये देखो हमारा ये एकदम सिंपल सा बेसिक पेंसिल होल्डर बन चुका है। ठीक है, तो ऐसे बेसिक शेप्स और एडवांस शेप्स हम बना सकते हैं टिंकरकैड में। ये बहुत बेसिक लेवल का एक्सप्लेनेशन हो गया। धीरे धीरे करके आगे सेशन में और तो ऐसे एडवांस चीजें हम बनाएंगे। तो ये जैसा इसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके बना सकते हैं। दोबारा से फिर से यहाँ पे पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करना है, एक सिलेंडर लाना है 60 mm डायमीटर 80 mm हाइट, दूसरा 50 mm डायमीटर 82 mm हाइट। छोटे वाले सिलेंडर को हमें होल में कन्वर्ट कर देना है प्रॉपर्टीज टैब से। दोनों को सेंटर कर देना है अलाइन टूल से और फिर ग्रुप करके यूनियन कर देना है। रिजल्ट क्या आएगा, एक हॉलो सिलेंडर जिसमें जो हमारा पेंसिल होल्डर की तरह काम कर सकता है। ये चेकलिस्ट मैंने दे दिए, इसको फॉलो करके भी बना सकते हैं। आई होप आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या क्या चीजें सीखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अलाइन टूल देखेंगे, टेक्स्ट देखेंगे, 3D में कैसे टेक्स्ट लिखा जाता है, शेप जनरेटर के बारे में जानेंगे, कैसे अलग अलग शेप्स और कॉम्प्लेक्स शेप कैसे बनाए जा सकते हैं, जैसे गियर, स्टार, एरोज, ये सब, या फिर एंटायर बिल्डिंग्स, कॉम्प्लेक्स थिंग्स को कैसे जल्दी बनाया जा सकता है, ये सब पूरा देखेंगे। मिरर और डुप्लीकेट को कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं सिमेट्रिकल चीजें बनाने में, ये चीजें देखेंगे। और हम लोग अपने डिजाइन्स को 3D प्रिंटेबल STL फाइल में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, ताकि कोई भी 3D प्रिंटर उसे रीड कर सके। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन 3 में सीखेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा आज के सेशन में। Every great 3D model started with a simple shape. You just placed yours. Thank you.